नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम विचार विमर्श। अगर हम बात करते हैं हमारे देश की, तो हमारे देश में ज्यादातर आबादी की अगर हम बात करें तो खेती किसानी पर निर्भर करती है और लगातार हमारे देश की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में किसान जो हैं वो ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों को अपना रहे हैं, साथ ही साथ रासायनिक दवाओं का ज्यादा छिड़काव कर रहे हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिल सके। और इनका जो अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है उसके चलते क्या होता है, उसके चलते हमारी फसल पर असर पड़ता है। इसके जो अवशेष हैं वो रह जाते हैं हमारी फसलों में और वही अवशेष भोजन के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और सीधा सीधा हमारा जो स्वास्थ्य है इससे काफी हद तक प्रभावित होता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम पौध सुरक्षा की ओर ध्यान दें और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बता दें आपको, आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय रहेगा पौधों का स्वास्थ्य और हम। जी हाँ, पौधों का स्वास्थ्य और हम। आज हम इस पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे और आपको साथ ही बता दें कि वर्ष 2020 जो है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह थी कि इस वर्ष को इस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा। और आज इस पर विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो मौजूद हैं। आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में सहायक महानिदेशक डॉक्टर टीपी त्रिवेदी जी। साथ ही मौजूद हैं हमारे साथ एआरएफ नई दिल्ली के सलाहकार डॉक्टर एमजेएस सक्सेना जी। साथ ही वरिष्ठ कृषि संचारक डॉक्टर कुलदीप शर्मा भी आज चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो बिल्कुल आज के हमारे इस कार्यक्रम की चर्चा की हम शुरुआत करें। आइए उससे पहले आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र की ओर से 2020 को अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ये विषय हमें भोजन देने वाली फसलों को कीटों और रोगों से होने वाले नुकसान की रोकथाम और किसानों में जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से तय किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खेती का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि करके अपना जीवन यापन करता है। लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण कम भूमि से अधिक खाद्य उत्पादन की जरूरत बढ़ी है, जबकि उत्पादन योग्य कृषि भूमि, उर्वरकों और पानी जैसे अन्य संसाधनों की लगातार कमी होती जा रही है। देश की बढ़ती जनसंख्या ने अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने का दबाव डाला है। अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए तरह तरह के रासायनिक उर्वरकों और जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, मानव गतिविधियां और पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे लगातार बदलाव के कारण जैव विविधता में कमी आई है, जिसका सीधा प्रभाव पौधों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। पौधों में हो रहे रोगों के नियंत्रण के लिए फसल चक्र, रोग प्रतिरोधी किस्में बोना, रोग ग्रसित पौधों के अवशेषों को खेत में दबाना, खरपतवार नियंत्रण और जैविक उपाय अपनाना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल कर बीज जनित रोगों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा समेकित रोग प्रबंधन अपनाकर अच्छी उपज ली जा सकती है। समेकित रोग प्रबंधन के अंतर्गत सौरीकरण से मिट्टी के अंदर छुपे रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। निराई गुड़ाई कर खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। जैविक नियंत्रण विधियां अपनाकर भी पौधों में होने वाले रोगों का प्रबंधन किया जा सकता है। ये विधि पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं छोड़ती, साथ ही प्राकृतिक होने के कारण इसका असर लंबे समय तक बना रहता है। तो अभी आपने देख ली एक खास रिपोर्ट। आइए हमारी चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया था कि वर्ष 2020 को अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो इस पर ही हम जानकारी ले लेते हैं डॉक्टर शर्मा से। डॉक्टर शर्मा, इसके पीछे उद्देश्य क्या था आखिर? देखिए, सीधी सी बात यह है कि जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति में है, चाहे वो हमारा देश है या फिर बाहर की बात है, तो ये कहा गया कि भाई खाद्यान्न की उपलब्धता जो है पूरी तरीके से होनी चाहिए ताकि हर किसी का पेट भर सके। और ये तभी होगा जब हमारे पौधे स्वस्थ होंगे। पौधे स्वस्थ होंगे तो अधिक उत्पादन मिलना ही है।
वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र की जो एक संस्था है खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको FAO हम कहते हैं, वहाँ एक बात की सोच की गई कि क्यों नहीं विश्व स्तर पर ये सोच पैदा की जाए कि जो भी हमारे पौधे हैं, मतलब जिसकी हम फसल की बात करते हैं, वो स्वस्थ रहें और साथ ही जो हमारी एक तरीके से जो वन संपदा है वो भी सुधरे इस दिशा में, ताकि हम नए उन पौधों की भी खोज कर सकें जो हमारे खाद्यान्न में उपयोगी हो सकते हैं। तो इस बात को लेकर के चर्चा हुई और ये तय हुआ कि वर्ष 2020 जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष के रूप में मनाया जाए और एक जन जागरूकता पहुंचाई जाए। अब मोटी सी बात देखें तो इसमें कुछ चीजें सामने आती हैं और जो उद्देश्य को लेकर के हम चले थे कि उद्देश्य ये है कि एक तो भुखमरी के खिलाफ जंग हो, जिसको हम जीरो हंगर की बात करते हैं, वो भुखमरी के खिलाफ जंग हो। दूसरी बात हो कि हमारा जो पर्यावरण हो वो स्वस्थ हो, और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये आती है कि जो हमारा आर्थिक विकास है वो आर्थिक विकास भी एक सही पटरी पर आए, और सही पटरी पर तभी आएगा जब हमारे पास समुचित खाद्यान्न के स्रोत होंगे, और ये तभी होगा जब सकते हैं एक अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न के स्रोत होंगे हमारे पास। बिल्कुल इसी उद्देश्य के साथ इस वर्ष को मनाने की गुजारिश की गई या शुरुआत की गई, हम कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य वर्ष मनाया जा रहा है वर्ष 2020। अगर हम इसमें सरकार की भागीदारी की बात करते हैं तो डॉक्टर त्रिवेदी, आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार किस तरह से कदम उठा रही है? सरकार की तरफ से एक टीम के माध्यम से, उसमें किसान भी हैं, इंडस्ट्री है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे उसके अंदर कृषि विश्वविद्यालय हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और गैर नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, गैर सरकारी संस्थाएं, वो सब मिल करके इस दिशा में एक साथ काम करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। देखिए, जो भी फसल सुरक्षा से जुड़ी हुई या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो हम लोगों के लिए भी हों, मानव के लिए भी हों, पशुओं के लिए हों, स्वास्थ्य अच्छा तभी हो सकता है पौधों का जब उसमें इस्तेमाल होने वाले संसाधन, मुख्य रूप से जो जमीन है जिसके ऊपर खेती की जाती है वो स्वस्थ होनी चाहिए, और जो सिंचाई युक्त पानी है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छे बीज का मीन्स क्वालिटी सीड, जिनमें कि बीमारी वगैरह न फैल सके, और उनको सही समय पे बिजाई करना, और उसमें जो इनपुट इस्तेमाल होते हैं वो चाहे उर्वरक हो या जैविक पोषक तत्व हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, इन सब का एक बैलेंस रूप से सही समय पे उपयोग करना, और आगे चल कर के निगरानी करते हुए कि किस समय इसमें कीट और बीमारियां या सूत्रकृमि या और किसी तरीके की व्याधियां समय समय पे फसल में आती हैं, उनका अलग अलग स्तरों पे मॉनिटरिंग करना, निगरानी करना, और फिर आवश्यकता अनुसार ये जो संचालन करने वाले लोग हैं ये अपना उसमें योगदान दे करके और अच्छे स्वास्थ्य को निर्धारित करेंगे, तभी उससे होने वाला उत्पाद, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, अन्न हो या और कोई पदार्थ हो, तो वो स्वस्थ होंगे, जब ही हमारा जो जनजीवन है वो भी स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि हमारे पर्यावरण को स्वस्थ रखने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिल्कुल, सरकार तो बिल्कुल कदम उठा ही रही है। ऐसे में हमारे जो किसान हैं, जो अन्य जन हैं, जो इस कार्य में जुड़े हुए हैं, उन सबको भी अपनी भागीदारी पूर्ण रूप से निभानी होगी, तभी इस उद्देश्य की, जिस उद्देश्य के पीछे शुरुआत की गई है, बिल्कुल तभी उसकी लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर सक्सेना, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में, इसका जो असर है वो हमारे पौधों पर किस तरह से पड़ता है? देखिए, इस समय जो कह लें कि विश्व स्तर पे जो चुनौतियां आज मानव के सामने हैं और उसका संज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने लिया, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन, और ये जो शब्द जल वायु है ये बना है जल से
और वायु से। जी। अब इसमें चूंकि सहमति है कि विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर हवा में बढ़ता जा रहा है और इससे फसलों पे भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, पशुपालन में भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा और जन स्वास्थ्य पे भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जाएंगी। जी। अब एक बहुत ही कहने की सोचने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य वर्ष के रूप में घोषित किया है। जी। और निश्चित रूप से जब बात स्वास्थ्य की आती है तो एक चीज आती है कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है स्वस्थस स्वास्थ्यस रक्षणम आतुरश रोग विमोक्षणम। तो उसमें बात आती है भोजन के ऊपर जी। कि आपका भोजन कैसा हो। तो भोजन में हम सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, दूध दही भी है तो मक्खन भी है, तो इधर से धान है, गेहूं है, चावल है, दालें हैं, सब इसका हिस्सा हैं। तो ये कहा गया कि भोजन कैसा हो, तो बोले जो आपके लिए दवाई का काम करे, औषध समान हो। जी। जी। और औषध कैसी हो, तो बोले जो भोजन के रूप में ग्रहण की जा सके। बिल्कुल। अब यहाँ पे विचार बिंदु जो है कि आज जिस परिवर्तन के दौर में हम जा रहे हैं उसमें ये कहा जा सकता है कि जो दिखता है वो सच नहीं है जी। और जो सच है वो दिखता नहीं है। जी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने एक ये जो मुहिम चलाई है कि वन हेल्थ प्लैनेट, प्लैनेट की हेल्थ जी, लोगों का जन स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, फिर मिट्टी का स्वास्थ्य, फिर उसके बाद उसी में है पौधों का स्वास्थ्य। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जी। और जब इसकी बात आती है कि एक तरफ जो जलवायु परिवर्तन है उसका तो प्रभाव है ही है। बिल्कुल। आज भी सबसे ज्यादा किसान के सामने जो एक कह लें कि वो उत्पादन बढ़ाने में उसका सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा एक तरीके से उसका ध्यान रहता है कि हम उत्पादन कैसे बढ़ाएं। बिल्कुल, उसको ज्यादा बढ़ाया जा सके और इसके लिए हम कह सकते हैं, जैसे शुरुआत में भी मैंने जिक्र किया था कि तरह तरह के रसायनों का, उर्वरकों का, खादों का इस्तेमाल वो करते हैं। बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन का असर यहाँ पर पड़ता ही है। ऐसे में डॉक्टर शर्मा, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर हम आम जनता की बात करते हैं तो किस तरह की आप सलाह देंगे, किस तरह से वो पौधों का रखरखाव कर सकते हैं और बेहतरी की ओर बढ़ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक किसान की बात है तो वो तो अन्नदाता है, उसको इसके बारे में बहुत कुछ मालूम। जी बिल्कुल। और वो जानता है कि वो अपने पौधे से अच्छी पैदावार कैसे लेनी है, गुणवत्ता वाली कैसे लेनी है। लेकिन जन जागरूकता की जहाँ तक बात है तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो बच्चा हो या फिर शहरों की बात हो या फिर गाँव की बात हो, हर जगह एक जो हमारे हरियाली के प्रति जो लगाव है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। हमने जब शुरू में भी आंख खोली थी तो हमारे चारों तरफ अक्षत अनछुई हरियाली थी और उसी ने हमको जीवन दिया। जी। तो आज अगर हम उसकी बात करें तो ये है कि अगर हमको उसके बारे में सोचना है तो पहली बात तो है कि एक गुणवत्तापूर्ण जो बीज है वो होना चाहिए। बिल्कुल। बीज अच्छा होगा, उसकी किस्में अच्छी होंगी। अब जैसे कि जब आज़ादी से पहले जब हमने कोशिश की थी तो हमारे पास खाने को अन्न नहीं था, लेकिन बौनी जो किस्में थी उन्होंने लंबी छलांग मारी और तब हमने जो एक हरित क्रांति कर दिखाई। जी बिल्कुल। लेकिन उस हरित क्रांति का, जैसे आप लगातार बोल रही हैं, कि उसका आधार जो था वो यही था कि रासायनिक खादें थी और रासायनिक कीट व्याधियों का जो था कंट्रोल उससे किया गया था। लेकिन अब स्थिति वो आ गई है कि हमने
आत्मनिर्भरता तो पाली है, लेकिन अब स्थिति है कि गुणवत्ता कहाँ है। तो बिल्कुल। गुणवत्ता को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। मतलब जहाँ किस्में अच्छी हो रही हैं वहीं जैविक खाद का प्रयोग करके उसको अधिक बलिष्ठ बनाया जा रहा है, और वहीं पर कीट व्याधियों से भी रोकने के लिए इसी तरह की चीजें शुरू की जा रही हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि खाली सारा कुछ जैविक से ही हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको बता दूं वो संभव नहीं, क्योंकि हमको एक जिस तरीके से कहते हैं ना कि मल्टीपल हम थेरेपी अपनाते हैं अपने इलाज के लिए, बहुत रूपीय जो पद्धति अपना रहे हैं, चाहे आयुर्वेद की जरूरत है आयुर्वेद भी, एलोपैथी की जरूरत भी, होम्योपैथ की जरूरत है होम्योपैथ भी, तो उसी तरीके से ये हमको पौधे को रक्षा करनी होगी और उसका स्वास्थ्य बेहतर बनाना होगा। बिल्कुल, स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए जरूरी है हर चीजें, लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि उनको अनुमोदित मात्रा में ही इस्तेमाल करें। अगर उनका उस मात्रा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो निश्चित तौर पर विपरीत असर पड़ेगा ही। ऐसे में अगर जैसे आपने जिक्र किया कि कीट मकोड़ों का या फिर कहें कि हम रोगों का अगर नियंत्रण करने की बात करते हैं, तो डॉक्टर त्रिवेदी क्या कहेंगे इस पर, किस तरह से हम रोगों का और कीटों का रोकथाम कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं? 3 स्तरों पे फसलों में या पौधों में ज़्यादा अटैक होता है जो नुकसान करते हैं जी। बीमारी हो और चाहे कीट हो। वो देखिए ज़मीन के नीचे जो जड़ वाला भाग होता है उसमें बीमारी भी आती है, कीड़े भी आते हैं। इसके बाद तना और पत्तियां होती हैं जिनके ऊपर बीमारी और कीड़े, हानिकारक कीड़े जी। ये दोनों आते हैं। और फिर जब फूल और फल होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाने में इन जो है वो पेस्ट का असर होता है। इसके लिए आप पहले भी आपने ये सवाल किया कि सरकार द्वारा या गवर्नमेंट सिस्टम द्वारा जी। तो सॉयल हेल्थ कार्ड ये बताता है कि हमको कितनी फर्टिलाइजर डालनी चाहिए, ओवरडोज हम न डालें, इससे हमारा आर्थिक नुकसान भी होता है और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ती है। पेस्टिसाइड में जब हम आए तो इसमें निगरानी करके ही हम डालें कि आर्थिक नुकसान हो भी रहा है या हम केवल ब्लैंकेट स्प्रे कर रहे हैं। तो अच्छे स्प्रेयर होने चाहिए जिससे उचित मात्रा में इस्तेमाल हो, और गुणवत्ता युक्त पेस्टिसाइड होने चाहिए, वो चाहे वो फंगस हो या बैक्टीरिया हो या और केमिकल पेस्टिसाइड हो, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हो। तो इसके लिए अभी बहुत ही जल्दी में पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 सरकार ने लाया है, और उसके अंदर ये होगा कि जो अच्छे क्वालिटी पेस्टिसाइड हैं वही किसानों को मिलेंगे, अच्छी कीमत में मिलेंगे, और बायो पेस्टिसाइड की अवेलेबिलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। ये क्वालिटी कंट्रोल की लेबोरेटरी भी हैं और गवर्नमेंट सिस्टम भी है कि उनको चेक करते रहते हैं कि इनको अच्छे मिले। जहाँ तक स्प्रे की सही क्वांटिटी है, किस कीड़े या बीमारी के लिए या सूत्रकृमि के लिए या खरपतवार जो होते हैं जो compete करते हैं, उन सब के प्रबंध के लिए जो प्रमाणित हैं और जिनकी सिफारिश की गई है कि इन्हीं का इस्तेमाल किया जाए और उनका समय पे इस्तेमाल हो, और मात्रा सही होनी चाहिए, और जैसा मैंने बताया कि स्प्रेयर सही होने चाहिए जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है, और घोल इसी में जैविक पदार्थों का भी इस्तेमाल होना है, इसके ऊपर भी होना नहीं है, हो रहा है। वो चाहे पौधों से जैविक पदार्थ लिए गए हों, चाहे वो बायोपेस्टिसाइड हों, बैक्टीरियल हों, फंगल हों। इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो बीमारी युक्त पौधे हैं हमारे, फसलों में हो चाहे बागवानी में हो चाहे सब्जियों में हो, उन बीमारी युक्त पौधों को खेत से बाहर निकालने के लिए बराबर खेत में जा कर के निरीक्षण करना चाहिए, और जो बीमारी युक्त पौधे हों या कीट से अटैक्ड पौधे हों उनको हम समय समय पर खेत से बाहर निकालते रहें। तो ये मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन, अगर संस्था की बात है तो सबसे नज़दीकी संस्था है कृषि विज्ञान केंद्र, जो हर जिले में मौजूद होते हैं, और बड़े जिलों में 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। वहां से हम सही डायग्नोस्टिक करा सकते हैं, पहचान करा सकते हैं, और पूछ सकते हैं कि कौन सी कीटनाशक या कौन सा उर्वरक हमको इस्तेमाल करना है। और इसमें जो संचार के माध्यम हैं, चाहे वो दूरदर्शन हो, वेदर का रिकॉर्ड के लिए
जो वेदर का रिकॉर्ड है आजकल तो टेलीफोन पे भी हम इंटरनेट से देख सकते हैं, उसके बिल्कुल। हिसाब से ही कार्रवाई करनी है। और समाचार पत्र हैं, कई मोबाइल एप्लीकेशंस भी, ऐप भी हैं, उन सब का सहारा लेकर के, पत्र पत्रिकाएं हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, प्रिंट सिस्टम, टेलीविजन सिस्टम और एक्सपोजर विजिट, कई सारे किसान मेले होते हैं, गोष्ठियां बिल्कुल। होती हैं, ये किसानों उनके को जरिए भी जागरूक जागरूकता करने के लिए फैलाई जाती है। जी जी। बिल्कुल। तो ये सामूहिक रूप से एक टीम है, उस टीम का सेंसिटाइजेशन गवर्नमेंट ही करती है। समझ लीजिए वो एक इंजन है, गवर्नमेंट एक इंजन है, लेकिन हम सब लोगों को अपने अपने लेवल पे दायित्व निभाना है, बिल्कुल। तभी हम फसल की अच्छी स्वास्थ्य मेंटेन कर सकते हैं और बिल्कुल। क्वालिटी युक्त उत्पाद पा सकते बिल्कुल, हैं। अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन हम हासिल जी। कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि हर स्तर पर अपना अपना दायित्व यहाँ पर निभाया जाए। बिल्कुल, इस विषय पर हम अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मजा ये देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। हम बात कर रहे हैं पौधों का स्वास्थ्य हम किस तरह से बरकरार रख सकते हैं, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसके लिए। ऐसे में मैं डॉक्टर सक्सेना का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर सक्सेना, हम बात करते हैं अगर एंटीबायोटिक्स की, तो पौधों में अगर हम एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल की बात करते हैं तो ये उपयोगी साबित होता है या फिर इसका विपरीत असर भी पड़ता है? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि हर चीज, चाहे वो रासायनिक उर्वरक हैं या दवाइयाँ हैं, एक है उनका सदुपयोग, बिल्कुल, दूसरा है उनका दुरुपयोग, या ये कह लें कि यूज, या दूसरा misuse। हुआ मिसयूज जी। और तीसरा हुआ एब्यूज। जी। होता क्या है कि जैसे आज एक धारणा बन गई है लोगों में कि रासायनिक उर्वरक जो हैं ये बड़े ही नुकसान होते हैं और इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक तथ्य ये कहते हैं कि जिस भी चीज की आवश्यकता है उसका समुचित मात्रा में प्रयोग होना चाहिए। उसी तरीके से है कि पौधों में अगर बीमारी लगी हुई है तो अगर जिम्मेदारी के पूर्वक कोई चीज विशेषज्ञ की सलाह से या समझ से, उसके तमाम तरीके के समाधान होते हैं। जी। लेकिन अब एब्यूज क्या होता है कि किसी भी चीज का जो उसके लिए एक तरीके से वो अप्रूव्ड नहीं है या वो उसके लिए प्रमाणित नहीं है, जी, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कर आंख बंद करके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं।
एंटीबायोटिक के साथ एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है कि पूरे विश्व में जो ये जीवाणु हैं, बैक्टीरिया, ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, हो गए हैं। और जन स्वास्थ्य को सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर रेजिस्टेंट माइक्रोब से कभी भी इन्फेक्शन होगा तो कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। इसलिए उन सभी आयामों को बेसिकली ढूंढा जाए, उनके ऊपर चर्चा की जाए जी। कि जन स्वास्थ्य के लिए एंटीबायोटिक का कैसे सदुपयोग हो, पशुओं में उनका किस तरीके से सदुपयोग हो और दुरुपयोग को रोका जा सके। बिल्कुल। कृषि का भी जो एक विषय है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के संज्ञान में जब ये आया कि बहुत से भागों में इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल पौधों में बीमारियों की रोकथाम के लिए बहुत धड़ल्ले से स्प्रे किया जा रहा है। अब वहाँ पे सोचने वाली चीज है कि बीमारी है नहीं, लेकिन हम दवा खाए जा रहे हैं इस सोच में कि हमें बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल। तो यहाँ आवश्यकता ये हो जाती है कि हम अपने किसान भाइयों को जो पौध स्वास्थ्य का ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है उसमें उनको इस बात की जानकारी दें कि आप यदि उत्पाद गुणवत्ता युक्त करते हैं जिनमें इस तरीके के रसायनों का उपयोग दुरुपयोग नहीं हुआ है तो आपको अपनी फसल का ज्यादा दाम भी मिलेगा। बिल्कुल। जो वो उत्पादन तैयार कर रहे हैं वो गुणवत्ता युक्त होना चाहिए और रसायनों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो एक निर्धारित मात्रा जो बनाई गई है उसी में ही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी भारत सरकार ने भी जी अपनी नीतियों को इस दिशा की ओर ले जा रहे हैं कि निर्यात तुल्य उत्पाद तैयार किया जा सके। बिल्कुल। कैसे किया जाए जिसमें कि लोगों को ये विश्वास हो कि इसके अंदर कोई भी ऐसा दूषित तत्व जिससे जन स्वास्थ्य को, पशु स्वास्थ्य को, पर्यावरण के स्वास्थ्य को विपरीत असर ना पड़े। बिल्कुल विपरीत असर ना पड़े। बिल्कुल। तो इसके लिए जरूरी है जागरूकता की और इसी दिशा में कार्य किया भी जा रहा है। हम यहाँ पर जन स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जन सुरक्षा की बात कर रहे हैं, पर्यावरण सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इसमें पौध सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर डॉक्टर शर्मा बात करें खाद्य सुरक्षा की तो पौधों की रक्षा या फिर कहें सुरक्षा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस दिशा में? देखा जाए तो पूरी तरीके से इस पर निर्भर करती है। और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर इस समय शाकाहार की जो है जोर हो रहा है जी। और शाकाहार का जोर है तो निश्चित तौर पर आपको पौधों की सुरक्षा तो करनी ही पड़ेगी। और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि पौधों की सुरक्षा की बात करती हैं। जैसे कि बहुत पहले वनों के साए में खेती की बात थी कि आप इस तरीके के पौधे लगाइए जो कि आपका वन के जो वृक्ष हैं वो आपको जलावन लकड़ी के तौर पर प्रयोग हों और उन्हीं के साए में खेती हो रही है। जी बिल्कुल। तो इसको इन्होंने एग्रो फॉरेस्ट्री का जो एक पार्ट था उसके अंतर्गत किया। फिर जो व्यर्थ की जगह थी, व्यर्थ के ऐसे कह सकते हैं कि जैसे रेल ट्रैक पर आसपास जगह थी वहां पर उन्होंने भी उसको विकास किया। ऐसी बहुत सी योजनाओं को लेकर के विकसित किया जा रही है जिससे कि इसकी अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। तो पौध सुरक्षा तभी होगी जब हम ये सोच लेते हैं कि ये हमारे खाद्यान्न का आधार है। आधार होगा तो हम एक तो पौधों में रोगों से रोकथाम की बात करते हैं जी। दूसरी बात यह है कि हम कीटनाशक की ऐसे प्रयोग करते हैं जो कि पौधों को भी नुकसान ना करे, यानी कि जो उसमें उसके रेजिड्यू रह जाएं और बाद तक ना पहुंचे। इस दिशा में नैनो टेक्नोलॉजी एक बड़ी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट लेकर के सामने आई है। नैनो इमल्सन तैयार किए जा रहे हैं। उसमें क्या है कि बहुत ही छोटे से छोटा रूप लेकर के आप कल्पना कीजिए कि आपने परमाणु का सबसे छोटा रूप सोचा, उससे भी छोटा रूप क्या हो सकता है। वो नैनो टेक्नोलॉजी की स्थिति है और आज हमने नैनो फॉर्मुलेशंस तैयार किए हैं जिसके कि जो एक तरह से देखा जाए उसकी जो मूल है, उसकी कैविटी है, वो नैनो के बराबर है। अगर हम उसके छिड़काव करते हैं तो एक लंबे समय के लिए हम उसको दूर कर सकते हैं, मतलब वो कीट व्याधि नहीं होगी। दूसरी बात है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल,
जिसमें फेरामोन वगैरह तो हमारे किसान भाई काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके अलावा जैविक नियंत्रण, यानी कीटों के विरुद्ध कीटों का हथियार। कीटे ही जो है कीटों का सफाया कर रहे हैं और वो हमारा पर्यावरण खराब नहीं हो रहा है। जी। ये स्थितियां ऐसी हैं जिससे कि पौधे का एक तो विकास अच्छा हो रहा है, दूसरे है कि पौधा का जब विकास अच्छा होगा तो वो हमें गुणवत्तापूर्ण उत्पादन देगा, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन देगा तो वो सीधा हमसे जुड़ेगा, यानी कि हमको अच्छा खाद्यान्न रखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा और मैं आपसे बताना चाहूँगा जो विचार विमर्श का मुख्य बिंदु होगा कि हमारे यहाँ 40% अनाज जो है वो कीट व्याधियों की भेंट हो जाता है और एक बड़ा भाग जो है भंडारण के दौरान भी खराब होता है, एक जो है ले जाने के दौरान खराब होता है। तो अगर हम इस लॉसेस को, इस जो बर्बादी है उसको रोक लें तो ये समझिए कि खाद्यान्न की एक बड़ी समस्या दूर हो सकती है। और जिस तरीके से स्टोरेज में, भंडारण की स्थिति में अनाज को रखा जाता है, ए ग्रेड से लेकर के बी ग्रेड, सी और उसके बाद डी ग्रेड, जो विच इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मतलब आदमी के उपयोग का वो है ही नहीं, इसकी स्थिति आने नहीं देनी चाहिए। इसकी स्थिति आने नहीं तभी देगा कि जब हम भंडारण में जो है सही क्रियाएं अपनाएंगे और उसको रोकेंगे। तो जो पौधों का उत्पाद है, पौधों का स्वास्थ्य जितना जरूरी है, पौधों से प्राप्त वस्तु को, उत्पादन को सुरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि हमारा साथ जो हमारी उपज है उसको भी बहुत जरूरी है, स्वस्थ और सुरक्षित रखना बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। अभी हम बात भी कर रहे हैं कि किस तरह से हम पौध सुरक्षा कर सकते हैं और साथ ही साथ जो उपज हमें मिल रही है उसकी भी सुरक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल जिक्र किया डॉक्टर शर्मा ने कटाई का और उसके बाद भंडारण का, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर त्रिवेदी, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम कीट नियंत्रण की अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, क्या इसमें इसके नियंत्रण के लिए सह फसली खेती एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? खेती का जो क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं, सह खेती कहिए या मिश्रित खेती कहिए, जो पेस्ट का लोड होता है, हानिकारक जीव जंतुओं का जो लोड होता है, अगर मिश्रित खेती हो रही है, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो रही है, तो उससे इनका लोड बढ़ जाता है जी। और कई ऐसी भी फसलें होती हैं कि जो मित्र फसलें हैं, जब हम 2-3 फसलें एक साथ लगाते हैं तो वो एक फसल दूसरे फसल का भी संरक्षण का काम करता है। उसमें ऐसा प्लांट केमिकल्स होते हैं जो उसको डिटर करते हैं, कीड़े मकोड़ों या बीमारियों को। इसके अलावा है संरक्षण की बात। बिल्कुल। जो प्राकृतिक लाभकारी जीव जंतु हैं, जो बीमारियों या कीटों को बैलेंस करने में अपना पॉजिटिव योगदान देते हैं, उनका संरक्षण भी हम करें। इसलिए बायोडायवर्सिटी जैसे कहते हैं ना, तो वो बायोडायवर्सिटी में पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स, परजीवी या परभक्षक, कीट हिंदी में उनको कहते हैं, उनका संरक्षण शुरू में जब फसल की अवस्था 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन की होती है तो उससे हम कर सकते हैं। दूसरा, फसल प्रणाली में जैसा आपने पूछा, उसमें ये भी है कि अगर हमको ये मालूम है, अगर तो क्या हमको मालूम है कि सही समय पे अगर हमने बिजाई किया तो कई बार जो कीड़े और बीमारियों का पीक पीरियड होता है कि ये इस समय सबसे ज्यादा हानिकारक होंगे, प्रकोप आ सकता है जी। उसको अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करके हम पेस्टिसाइड का लोड कम कर सकते हैं। सरकार द्वारा आप लोगों ने सुना है और समझा भी है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। जी बिल्कुल। आमदनी बढ़ाने में अगर हम खर्चा कम कर दें और उससे उत्पादन पे कोई उल्टा असर न पड़े तो हमको वो भी ध्यान में रखना है। और वो हम कैसे कम कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं कि हमने इतने अंधाधुंध नहीं स्प्रे करना है, जैसी समस्या है उसी हिसाब से करना है। आप एंटीबायोटिक्स की भी बात कर रही थी, डॉक्टर सक्सेना साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। कई बार क्या होता है कि जहां हम पेस्टिसाइड नहीं अप्लाई कर सकते हैं, जैसे रूट जोन में हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं, या जो फंगल और बैक्टीरियल पेस्टिसाइड हैं उनसे कंट्रोल नहीं हो रही है बीमारी, तो हम इनका भी सहारा लेते हैं और इससे और प्रभावकारी कंट्रोल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे फसल उगी हमने अंधाधुंध प्रयोग कर दिया। देखना ये है कि आर्थिक रूप से अगर नुकसान हो रहा है और जो और केमिकल हैं प्रमाणित वो प्रभावकारी नहीं हो रहे हैं, तो हम उनका भी इस्तेमाल करें।
ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और इस सारी पद्धति को IPM कहते हैं, जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समेकित नाशजीवी प्रबंधन, जो स्वस्थ फसल उत्पादन का एक छोटा सा अंग है, उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है हम सभी को। जी बिल्कुल, समेकित नाशी जीव प्रबंधन अपना सकते हैं बिल्कुल, और आप अपनी फसल की गुणवत्ता भी इससे काफ़ी अच्छी बरकरार रख सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सक्सेना, अब आपका रुख करना चाहूँगी, मैं जानना चाहूँगी पौध सुरक्षा में फसल चक्र की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें जो फसल चक्र की बात है और गुणवत्ता की जो बात आपने कही, ये बहुत ही विचारणीय विषय है कि आज उसकी प्रामाणिकता गुणवत्ता की और उसकी, जिसको कहते हैं कि भाई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, कि सब जानते हैं कि भाई अगर इनका दुरुपयोग हो रहा है या उपयोग हो रहा है, तो एक साधारण जो उपभोक्ता है उसके सामने ये सवाल आ जाता है कि उसने अखबार में पढ़ा कि भाई पपीता, आम पकाने में कार्बाइड का प्रयोग होता है और कार्बाइड जो है ये बड़ा ही खतरनाक केमिकल है, इससे कैंसर बढ़ जाता है। अब उसने ये तो पढ़ लिया, बाजार में गया, उसने देखा पपीता तो बहुत मिल रहा है, अब वो उससे पूछ रहा है कि भैया कार्बाइड का तो नहीं है? उसने कहा नहीं जी, बिल्कुल पाल का है, जबकि वो है कार्बाइड का ही। घर में लाया, खाया, बोला भाई तो बड़ा इसका स्वाद खराब था। अब उसके मन में एक शंका आ गई जी कि मैं कैसे इसका करूं, कि कौन सा सही है, कैसे पहचान करूं। लीची के बारे में आपको पता होगा कि जब बिहार में ये हो रहा था तो ये हो गया लीची खाने से मुजफ्फरपुर में बीमारी फैल रही है। बिल्कुल। तो ये जो भ्रांतियां हैं, इनको दूर करने के लिए प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जब इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय पौध वर्ष किया, तो उन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके से डॉक्टर होते हैं, मतलब पशुओं के इलाज के लिए डॉक्टर होते हैं, सॉइल के लिए तक को उन्होंने कहा सॉइल हेल्थ कार्ड कौन बनाएगा? बोले सॉइल के डॉक्टर लोग जो हैं, यानी जिन्हें जानकारी है जी। तो एक एग्री डॉक्टर की एग्री सर्विसेज कि वो पौध को बताएंगे, पौधे की साइकिल को, कि भाई ये जन स्वास्थ्य के लिए ठीक है या नहीं है। क्योंकि पिछले कई वर्षों में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हुई जिसमें लोगों को उन उत्पादों को बैन करना पड़ा। हमारे यहाँ तो इतना वो नहीं होता है, लेकिन यूरोप में खीरे को लेके, कुकम्बर में साल्मोनेला का इन्फेक्शन मिला। अमेरिका में जो ग्रीन चिली होती है जी, उसमें साल्मोनेला का इन्फेक्शन था और जो उनकी एजेंसी है USADA ने उसको बैन कर दिया और जन चेतावनी दी कि भाई आप कुकम्बर का प्रयोग ना करें या आप मिर्चे का प्रयोग इस समय ना करें, क्योंकि ये रोग उसमें लगा है जो आदमी तक पहुंचेगा। साल्मोनेला इज अ बैक्टीरियल डिजीज, एक जीवाणु है जो आदमी तक पहुंच जाता है जी। इस समय भी हम पूरे विश्व के लिए जो पौध की बात आई है कि पौध स्वास्थ्य, इसमें एक ये भी है, प्लांट में सबसे ज्यादा वायरल डिजीज होती है जी। एक खतरा बना हुआ है कि क्या ये प्लांट वायरस एनिमल वायरस के थ्रू ह्यूमन में भी अटैक करेगा। तो जिस तरीके से इस समय पूरे विश्व में कोरोना का के प्रति चिंता बनी हुई है, कल का भी यही चीज होगी कि अगर हमारे पौध सुरक्षित नहीं है, स्वास्थ्य के लिए प्रमाणित नहीं है, तो कई तरह हमारे की जन जो स्वास्थ्य व्याधियां हैं हो सकती हैं को, पशु स्वास्थ्य को
पर्यावरण को सबके लिए ये खतरा बन सकता है। बिल्कुल, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम अभी से जागरूक हो जाएं और बिल्कुल इसके लिए कदम उठाएं। और ये केवल एक किसान का ही नहीं बल्कि सभी आम जन जो हैं उन सब का दायित्व है और साथ ही साथ हमारी सरकार भी इसमें काफ़ी मदद कर ही रही है। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, रुक करना चाहूँगी मैं अब आपका। अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि कटाई के समय भी हमारे किसानों को बिल्कुल बहुत सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। भंडारण कर रहे हैं तभी बहुत सावधानियां बरतने की ज़रूरत है ताकि गुणवत्ता बरकरार रह सके। तो इसमें क्या आप सलाह देना चाहेंगे हमारे किसानों को? देखिए, सीधी सी बात है कि कटाई के समय बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिन पे हमें खास ध्यान देना होगा। अब जैसे मैं आलू की चर्चा करूं, आलू को जब हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो क्या होता है कि कई बार हम उसको खुला छोड़ देते हैं जी। खुला छोड़ देने से आलू जो है वो हरा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से बहुत से जब हम कटाई करते हैं अपनी जो हमारी खाद्यान्न फसलें हैं तो उसमें हम एक सही तरीके से जो उपकरण यूज होने चाहिए उनका प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं। अब हार्वेस्टर है, बड़ी बड़ी मशीनें, आज मैकेनाइजेशन हो चुका है। हम जानते हैं कि बहुत सा किसान ऐसा है जो पूरी अलग से खरीद नहीं कर सकता है जी। लेकिन वो फसलें ऐसी हैं जो आपकी फसलों को कटाई करती हैं मशीनें और खासकर ये है कि वो कम समय में कर देती हैं। तो किसान को ये करना चाहिए कि अगर अकेले नहीं कर सकते तो साथ मिल करके करें, समूह बना करके करें और जिससे कि वो कटाई एक बेहतर तरीके से हो सके। कटाई के तत्काल बाद एक तो उसकी ढुलाई की बात होनी चाहिए और ढुलाई के बाद भंडारण और बाजार की व्यवस्था, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अपने आप माल को जो आपने उत्पादन किया है उसको सही तरीके से बाजार तक ले गए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अब सरकार ने इस दिशा में देखिए ई हाट, ई नाम, ऐसे ऐसे बहुत सी योजनाएं चलाई हैं जो कि आप घर बैठे ही अपने उत्पाद को दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात कि जैसा कि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई उत्पाद जो है बहुत सा पेरिशेबल होता है, जल्दी खराब हो जाता है। तो जल्दी खराब होने वाले उत्पाद के लिए कुछ ऐसी रेलगाड़ियां चलें जो कि मान लीजिए उत्तर से चल रही हैं, दक्षिण की तरफ जा रही हैं। हमारा बहुत सा ऐसा माल है जो प्रोडक्ट है किसान का जो खराब हो जाएगा, अगर वो रेफ्रिजरेटेड रेलगाड़ियां होंगी तो वो उसको सही दिशा में ले जाएंगी और वहां से लेकर के भी आएंगी। इसी तरीके से जो भंडारण की बात है, भंडारण में सही तरीके से अगर भंडारण करना है, जिसको साइंटिफिक वैज्ञानिक भंडारण कहते हैं, तो हम क्रेट्स के ऊपर पॉलीथीन चादर का और उसके बाद कट्टे लगाने का वो शुरुआत करते हैं। तो चट्टा जब पूरा लग जाता है तो बोरी सुरक्षित हो जाती है, लेकिन वो वहां तक सुरक्षा नहीं है। उसमें भी बहुत से ऐसे कीट हैं जो कि उसको नुकसान पहुंचाते हैं। उसकी जो कपड़े की सीवन है, जो हमारी बोरी की सीवन है, उसमें कीड़ा बैठ जाता है। तो हमारे किसान को सोचना चाहिए कि अगर हम कट्टे में स्टोरेज कर रहे हैं तो वो नया होना चाहिए। साथ साथ प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट हर 15 दिन बाद हमें जांच करनी है परखी से कि उसमें कीड़ा तो नहीं लगा हुआ। बिल्कुल, तो इसके अलावा उसकी स्प्रे करना बहुत जरूरी हो जाती है। जब आप कटाई कर रहे हैं, जब आप अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह बिकवाली के लिए ले जा रहे हैं और साथ ही साथ भंडारण के समय भी कई तरह के कीट और नुकसान हो सकता है आपकी फसल को, आप ऐसे में बिल्कुल निगरानी बनाए रखें और बिल्कुल अपनी फसल की सुरक्षा को सुनिश्चित जरूर कर लें। बिल्कुल इस पर और हमारी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं पौधों का स्वास्थ्य और इस पर हम विस्तार से चर्चा अभी बहुत कर चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी जानकारियां लेना यहाँ पर बाकी है। ऐसे में मैं रुख करना चाहूंगी डॉक्टर त्रिवेदी का। डॉक्टर त्रिवेदी, हमने जिक्र कर लिया कि किस तरह से हमारे जो किसान हैं वो कीटों का, रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं। अभी आगे आने वाले समय की बात करते हैं तो कई फसलों की बुआई की जाएगी। ऐसे में किस तरह से तैयारियां करें किसान जिससे सुरक्षित रख सकें वो अपनी फसल को? आपने पहले भी एक सवाल पूछा और उस पर हम लोगों की चर्चा हुई, फसल चक्र। जी, फसल चक्र का निर्धारण इसलिए किया जाता है कि एक फसल के बाद दूसरी फसल कौन सी ले, जिससे कीट और बीमारियों का जो कंटिन्यूटी है, जो लगातार उनके चले रहने की पद्धति है, बायोलॉजिकल सिस्टम, वो डिस्टर्ब हो जाए। और वो डिस्टर्ब होने से वो नेचुरल कंट्रोल एक मानते हैं, रोकथाम मांगते हैं कि उनकी संख्या कम हो जाएगी। जो फसलें अभी आने वाली हैं, सब्जियों की फसलें आने वाली हैं, आम की फसल आने वाली है, या जो और फसलें आएंगी इस सीजन में, गर्मी में, मार्च से लगा करके और जून जुलाई तक, उनके लिए हमको ध्यान ये रखना है कि प्लांटिंग मटेरियल हेल्दी हो, बिल्कुल, सीड मटेरियल हेल्दी हो, मतलब डिजीज फ्री हो, सर्टिफाइड हो, क्वालिटी युक्त मटेरियल ही हम इस्तेमाल करें। और उसका समय ज़्यादा हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं कि 80-85 दिन में, आने वाले दिनों में ही वो करना है। दूसरा, जहां आवश्यकता है वहां नर्सरी जो डाली जाए, वो नर्सरी डालने की जो रिकमेंडेड पद्धति है उसी का इस्तेमाल करें। जो बायोटेक्नोलॉजी से या टिश्यू कल्चर से उत्पाद करके डिजीज फ्री मटेरियल मिलता है, प्लांटिंग मटेरियल, उसका इस्तेमाल किसान भाई करने के लिए पहले से ही यह सुनिश्चित कर लें कि उनको कहाँ से ये खरीदना है प्लांटिंग मटेरियल, क्योंकि वही हेल्थ का फाउंडेशन है, नींव है एक्चुअली। उस नींव का बराबर ध्यान रखें। जो फसल अभी कटाई होगी मार्च के बाद, ये गेहूं की कटाई होगी, चने की कटाई होगी, सरसों की कटाई होगी, इनको भंडारण के पहले ड्राइंग, एक तो ग्रेडिंग कर लें अलग अलग तरीके से, और दूसरी चीज है कि उसमें जो नमी है वो कम से कम नमी रहे। उसका परमिसेबल लिमिट निश्चित है कि भंडारण में इससे ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें, बिल्कुल नमी का ध्यान रखें, नहीं तो उसमें फिर बीमारी आएगी, कीड़े भी आएंगे। तो इन चीजों का ध्यान अगले 2-3 महीने के लिए किसान भाई रखें, तभी आगे चलकर अच्छी फसल जो है वो हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल, ये तमाम तैयारियां आपको करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर सक्सेना, आपसे भी मैं जानकारी लेना चाहूंगी। इस वर्ष को हम शुरू से ही चर्चा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो ऐसे में हमारी सरकार की अगर हम बात करते हैं, हमारे देश की हम बात करते हैं, तो किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं इसमें? देखिए, इस समय जो किसानों के बीच या पशुपालकों के बीच जो उनकी चर्चा चल रही है कि जो सरकार का उद्देश्य है कि किसान की आमदनी दुगनी कैसे की जा सके, जी, भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की कैसे हो 2024 तक, और उसमें कृषि एवं पशुपालन का बहुत बड़ा एक भाग होने वाला है। जी, और जो उसमें सरकार की, वैज्ञानिकों की, उद्योगपति से जुड़े लोग, किसान, इन सब ने एक तरीके से एक श्रृंखला बना ली, हाथ पकड़ लिए एक दूसरे के, कि हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और नई तकनीकी अपनाना है, जिसको उन्होंने न्यू एज एग्रीकल्चर नाम दिया। कि भाई ठीक है, जल के संसाधन घट रहे हैं तो टेक्नोलॉजी भी है, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन है, चाहे वो हाइड्रोपोनिक्स की टेक्नोलॉजी है। अब अगर हमें पेस्टिसाइड का यूज कम करना है तो प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर, ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर, पॉली ग्रीन हाउस में एग्रीकल्चर, तो उसके लिए वित्तीय सहायता भी मिल रही है, सरकार की सहायता भी मिल रही है। तो एक तरीके से आज
व्यक्तिगत रूप से खेती ना हो के समूह रूप में गांव के स्तर पे एफपीओ बनाए जा रहे हैं जी। और इन सब का एक जो मापदंड है वो ये है कि क्या हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख पा रहे हैं और साथ ही साथ खाद की जो उत्पादन है और जो खाद का पूरक होना है वो कर पा रहे हैं जी। तो उस ओर ध्यान ये जाता है कि पर्यावरण में क्या तितलियां फिर से वापस आ रही हैं, जो ये मधुमक्खी की या जो हमारे वल्चर्स हैं इनकी पॉपुलेशन घट रही है जी। तो ये ऐसे विषय हैं जिससे कि जिसको कहते हैं दूरगामी परिणाम इसके होते हैं। हमारी गौरैया जो है वो शहरों में दिखना बंद हो गई तो जी। गौरैया रिवाइवल प्लान बना रहे हैं कि बिल्कुल। भाई ऐसा काम मत करो जिससे वल्चर्स की पॉपुलेशन घटे, बीज की पॉपुलेशन घटे, बटरफ्लाइज की पॉपुलेशन घटे, वाटर बॉडीज के अंदर जो जीव रहते हैं उनका और भी जो संरक्षण हम गंदगी कर की सकें, जी। सफाई करते हैं उसकी भी वो ना घटे। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय पौध वर्ष शुरू हुआ है जी। इसमें जन चेतना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जैसे कि कहते हैं और इसका बहुत कुछ हुआ भी है कि हम पोलियो की बात देखें तो जी, ये बिल्कुल। सिर्फ जन अभियान के थ्रू संभव हुआ। बिल्कुल। हमारी सरकार ने साथ ही साथ लोगों ने भी मिलकर अपनी जो भागीदारी निभाई है और उसी के चलते उसी से ही इस संभव लक्ष्य की हुआ प्राप्ति है। की गई है और हम उम्मीद करते हैं पौध सुरक्षा में भी हम इसी तरह और जल्द ही अच्छी तरह से लक्ष्य प्राप्ति कर पाएंगे। बिल्कुल अंतिम टिप्पणी डॉक्टर शर्मा आपसे लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे कम शब्दों में क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास। बिल्कुल है, जन जागरूकता होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि बचपन से ही एक सिलेबस ऐसा तैयार किया जाए कि बच्चों के पाठ्यक्रम में ये हो शामिल हो कि पौधों का किस तरीके से महत्वपूर्ण है। वो हमको ऑक्सीजन दे रहा है, वो हमको खाने को दे रहा है, वो हमको फूल दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है। तो इसी तरीके से फिर स्कूल लेवल के बाद कॉलेज लेवल तक बात पहुंचनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि हर विद्यार्थी को एक बार कम से कम खेतों तक जाने का भी एक पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए कि कम से कम वो 2 महीने खेत में जाकर के बिताए, जाने की है क्या पौधा है क्या, किस तरीके से पौधा हमको अगर स्वस्थ हम उसको रखेंगे तो वो हमको अधिक उपज देगा और हमको खाने के लिए बेहतर मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से हम जन जागरूकता फैला सकते हैं। ना केवल किसानों का ये दायित्व है, ना केवल सरकार का, बल्कि सभी लोगों का ये दायित्व है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें, अपने पौधों को सुरक्षित रख सकें। तभी आगे चलकर जो है हमारा हम कह सकते हैं कि हमारा पर्यावरण स्वस्थ हो पाएगा और हमारा स्वास्थ्य भी काफी बेहतर बन पाएगा। बिल्कुल, तो आज के विचार विमर्श में हमने विस्तार से चर्चा कर ली और इन तमाम जानकारियों के लिए मैं सभी हमारे विशेषज्ञों का धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी से आप सभी लाभान्वित जरूर होंगे। तो बस आज हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, एक नए विषय पर करेंगे हम विचार विमर्श। तब तक के लिए नमस्कार, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद